Hello everyone, a very good morning to all of you and I welcome you all to the editorial series. Those who are new, उनको मैं बता देती हूँ. In these sessions, I discuss two important editorials from The Hindu and Indian Express. उन editorials को मैं आपको easy और crisp manner में समझाती हूँ, साथ में उनकी एक summary भी बना देती हूँ and also add some value addition points from my side. So today I have picked up one editorial from The Hindu which is regarding heat waves and another editorial is from Indian Express जो कि है about the challenges जो कि हमें न्यू टेक्नोलॉजीज से आएंगे स्पेशली विद इन दी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. ठीक है, तो कैसे हम उन चैलेंजेस से डील कर सकते हैं एंड व्हाट कैन बी दी वे फॉरवर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. So the first editorial over here is Tackle Heat Waves with Short and Long Term Measures. This is written by Dr. Chandrakant Laharia. ओके, तो मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम से इनके एडिटोरियल्स पढ़ रही हूँ और जो भी ये बातें लिखते हैं मुझे वो काफी ज्यादा रेलिवेंट लगती हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ओके, तो ये मतलब दिस इज सजेशन फ्रॉम माय साइड कि अगर इनके कोई भी एडिटोरियल्स आपको हिंदू में लगते हैं डेफिनेटली आप उनको पढ़ सकते हैं. ठीक है, इस एडिटोरियल में बेसिकली बात हुई है रीसेंट इंसिडेंसेस ऑफ हीट वेव्स. ठीक है, गर्मियां आ रही हैं, हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी रील्स देख रहे हैं लाइक कि कच्चे पापड़ ले जा रहे हैं और कढ़ाई को बाहर ले जा रहे हैं और डाला तो पापड़ बन गए. ओके, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट सोरिंग टेम्परेचर्स, है ना. तो यहाँ पर एंड इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे ऑन डिफरेंट सेक्टर्स. इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा, विमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक. मैंने अपनी साइड से यहाँ पर ऐड किया है द कॉजेज ऑफ हीट वेव्स एंड ऑल्सो द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. सो सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे. ओके, एंड जो क्वेश्चन है वही डायमेंशंस इस एडिटोरियल में भी डिस्कस किए गए, साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो मैंने अपनी साइड से आपके लिए ऐड किए हैं. Heat waves are becoming more frequent and intense in India with deep health, social, and economic ramifications. Discuss the causes, impacts on vulnerable populations, and suggest measures for mitigation and adaptation. Okay, so basically यहाँ पर क्या बात हुई है कि heat waves जो है वो काफी frequent हो रही हैं, जिनके health, social और economic implications हैं. Okay, इसके क्या causes हैं, क्या impacts होंगे vulnerable population में और क्या measures हम ले सकते हैं. Now let's move ahead. India witnesses India witnessed its first severe heat wave of 2025 on March 15, 20 days earlier than in 2024. ठीक है, तो इस बार हमने 20 दिन पहले ही अपना पहला सीवियर हीट वेव देख लिया ऑन मार्च 15. वहीं अगर हम देखें तो 2024 में इट वाज अराउंड लाइक 10 अप्रैल के आसपास वो आया होगा, है ना. नाउ अकॉर्डिंग टू WMO 2024 was the warmest year on record with global temperatures averaging 1.55 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels. दिस काइंड ऑफ डेटा यू शुड रिमेम्बर. ठीक है, इस डेटा को आपको रटना ही है, इतना हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज यू ऑल्सो थिंक कि किस सर्विस के लिए आप जा रहे हो. इट इज अ लाइफ चेंजिंग सिनेरियो. थिंक अबाउट लबासना, थिंक अबाउट द करियर आफ्टर दैट. तो ये WMO का इतना डेटा आपको याद करना पड़ेगा रिगार्डिंग हीट वेव्स, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा. एंड इट इज ऑल्सो ऑथेंटिक डेटा, WMO का डेटा है, तो इतना आप याद कर सकते हैं. इंडिया हैज रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इतनी जरूरी नहीं है ये चीज. Then, for instance, December 2022 was the hottest since 1901. This is also not so important. एक टॉपिक के लिए एक डेटा आप याद कर सकते हो, तो ये वाला आप याद कर सकते हैं यहाँ पर. These trend highlight the urgency to address heat waves through comprehensive interventions. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि काफी ज्यादा इंसिडेंसेस हमको हीट वेव्स के दिख रहे हैं और इस सिनेरियो में इट इज नेसेसरी कि हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मेजर्स इसके लिए लें. नाउ कॉजेस मैंने डिवाइड किया इनटू नेचुरल कॉजेस एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस. सो व्हेनेवर यू आर आल्सो राइटिंग योर आंसर ट्राई टू स्ट्रक्चर इट, ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल हेडिंग, सब हेडिंग. उससे क्या होता है एग्जामिनर को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपकी बातें समझना. तो अगर हम यहाँ पे नेचुरल कॉजेस की बात करें सो इट इज ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म क्लाइमेट साइकिल्स लाइक एल नीनो एक्सेट्रा. देन जोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि इनलैंड कॉन्टिनेंटल रीजन सच एज सेंट्रल इंडिया लैक टेम्परेचर मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट. तो जो सेंट्रल इंडिया में रीजन है जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, यहाँ पर आसपास कोस्टल या फिर सी का इन्फ्लुएंस नहीं है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं. तो कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स है एंड देन देर आर सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक एल नीनो. Anthropogenic causes, one is definitely climate change. Human induced global warming is the main driver. IPCC or WMO. IPCC क्लाइमेट चेंज पर एक लाइक बॉडी है विच हाईलाइट्स डिफरेंट लाइक क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी टेम्परेचर राइज हो रहे हैं एक्सेट्रा, रिसर्च करते रहते हैं इस पे.
राइजिंग एमिशंस एज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू टेम्परेचर एनोमलीज, राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस एक्सेट्रा। देन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है? अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा कंक्रीटाइजेशन हो गया है कि वो जो हमारी जो हीट है वो यहाँ पर ज्यादा रह जाती है, ठीक है। तो दैट इज कि अर्बन एरियाज आर मोर वार्मर इन कंपैरिजन टू देयर रूरल एरियाज, एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर्स देन रूरल एरियाज। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होते हैं कि कंक्रीटाइजेशन की वजह से जो अर्बन एरियाज है वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है इन कंपैरिजन टू द नियर बाय रूरल एरियाज, ठीक है। फिर डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, व्हीकुलर एमिशंस, दीज ऑल आर दी कॉजेज। अब अभी मैंने आपको कॉजेज बताए, खुद से आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करो। सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल इज क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी एंड वी हैव नेचुरल में वी हैव द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, then anthropogenic में we have carbon dioxide, we have emissions, then we have land degradation, then we have deforestation, industrial activities, urban heat island effect, etc. बहुत आसान है याद करना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो बस। then what can be the impacts of heat waves? So first is health impact, हीट स्ट्रेस से ऑर्गन डैमेज हो सकता है इंक्लूडिंग किडनी, लीवर, ब्रेन। मोर्टेलिटी फ्रॉम हीट स्ट्रोक इज राइजिंग। लास्ट ईयर हमने इस तरह के कुछ एग्जांपल अहमदाबाद में विटनेस भी किए थे ड्यू टू द हीट वेव। स्टडीज जैसे कि प्रिवेंटिव मेडिसिन, सच काइंड ऑफ स्टडीज अगर आप कोट करते हो अपने आंसर्स में, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स, है ना। बिकॉज इट इज लाइक न्यूज़पेपर में रोज कुछ ना कुछ एडिटोरियल आता है, तो इसका चांस बहुत कम होता है पहली बात तो कि कोई और बच्चा भी सेम रिपोर्ट साइट कर रहा है, ओके। देन अनदर थिंग इज कि ये काफी मतलब आपके जो आर्ग्यूमेंट आप पुट अप करते हो उसको भी काफी ज्यादा वेट देता है। तो इंडियन सिटीज हैव एक्सेस मोर्टेलिटी ड्यूरिंग हीट वेव्स। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। अब अगर जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ओके, आप खुद देखिए, अगर आपको किसी दिन फीवर है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, एंड इफ यू आर वेरी हेल्दी तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, नियरली 6% ऑफ वर्क आवर्स वर लॉस्ट इन 2023 इन इंडिया ड्यू टू हीट स्ट्रेस, ओके। सच काइंड ऑफ डेटा यू कैन रिमेंबर, ट्राई टू डू इट। व्हाट यू कैन डू इज कि आप स्टैटिस्टिक्स का एक पूरा अपना एक सेपरेट फोल्डर बनाइए, वहां पे सारे स्टैट्स लिखिए और उसको याद कर लीजिएगा मेंस के टाइम पे। जीडीपी लॉस होगा एस्टिमेटेड 3% to 5%। देन पावर डिमांड एंड आउटेजेस अफेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा पावर डिमांड होगी, जिससे आउटेजेस होंगे एंड विच इज अगेन इम्पैक्टिंग आवर इंडस्ट्रीज। सोसाइटल इम्पैक्ट्स एंड इक्विटी इश्यूज, पुअर एंड इनफॉर्मल वर्कर्स, 75% जो इंडिया की वर्कफोर्स है वो एक्सपोज्ड है टू आउटडोर हीट, सफर जॉब लॉस, वेज कट्स एक्सेट्रा। देन हमारे फार्मर्स और लाइफ स्टॉक, ओके, जो हीट है, ज्यादा हीट है वो क्रॉप यील्ड को कम करती है, लाइफ स्टॉक मोर्टेलिटी भी बढ़ा देती है, तो उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर विमेन पे कल्चरल रोल्स एंड अटायर इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, तो विमेन के जैसे कि दूर उन्हें दूर तक जाना पड़ेगा फिर और पानी लेने के लिए, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स उनकी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स हीट वेव्स। एल्डरली एंड चिल्ड्रन मोर वल्नरेबल हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक एक्सेट्रा। माइग्रेंट्स जो कि इतने ज्यादा वेंटिलेटेड एरियाज में नहीं रहते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट होगा हीट वेव्स का। नाउ व्हाट कैन बी दी सॉल्यूशंस? सो सॉल्यूशंस को अगेन यू कैन डिवाइड इनटू लाइक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, नेशनल स्ट्रेटजीज, लोकल स्ट्रेटजीज। तो हम क्या कर सकते हैं, हीट एक्शन प्लान बना सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी अहमदाबाद ने अपना 2013 में ही बना लिया था। 23 प्लस स्टेट्स एंड 140 प्लस सिटीज के पास भी अपना हीट एक्शन प्लान है। जैसे कि इसमें क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है कि आज हीट वेव आने वाली है, समझ जाओ, सब लोग घर में रहो, ठीक है, इस तरह की चीजें। अवेयरनेस कैंपेन की जब हीट वेव चल रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस की इन केस हीट वेव से ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक आ जाता है तो हमारी जो मेडिकल टीम है हाउ विल इट रिस्पॉन्ड। लॉन्ग टर्म कूलिंग स्ट्रेटजीज जैसे कि कूल रूफ पॉलिसीज, अर्बन ग्रीनिंग एक्सेट्रा, ठीक है, इजी है आई होप। डेटा कलेक्शन करना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड एनपीसीसीएचएच ऑफर एडवाइजरीज एंड कोऑर्डिनेट पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस। फिर शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ी थोड़ी दूर पे हाइड्रेशन फैसिलिटीज बना दो, ओआरएस डिस्ट्रीब्यूट करा दो लोगों को। तो ये मेरा आप लोगों को भी सजेशन रहेगा कि इस टाइम पर ओआरएस आप दिन में एक बार पीजिए, पिए ही, ठीक है। देन स्टैगर्ड वर्क आवर्स, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट रखो आप, हाँ ठीक है, लोगों को बोलो भाई दिन में मत निकलो ज्यादा बाहर। टेम्पररी कूलिंग शेल्टर्स स्पेशली इन अर्बन स्लम्स। देन लोकलाइज्ड एडवाइजरीज टेलर टू ज्योग्राफिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया गया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि अर्बन प्लानिंग आप ऐसी करो जहां पे हम जो बिल्डिंग मटेरियल है वो रिफ्लेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल लगा दें, ठीक है, ग्रीन रूफ्स बना दें, शेडेड पब्लिक स्पेसेस बना लेते हैं, कूल रूफ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में करा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं, इंश्योरेंस दे देते हैं वेज लॉस के लिए, टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स कर देते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, कौन कौन कितना ज्यादा वल्नरेबल है, उस हिसाब से आप एक हीट एक्शन प्लान बना लीजिए।
नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हाट आर सम ऑफ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनसे हम सीख सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हीट हेल्थ अलर्ट जो कि डे और नाइट टेम्परेचर दोनों को कंसीडर करता है। देन थर्मल कंफर्ट प्रिडिक्शन सिस्टम, ये कुछ चीजें जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू डील विद द चैलेंज ऑफ हीट वेव। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन दिस? सो वी हैव इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान्स भी हैं ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल लेवल पे वी हैव द पेरिस एग्रीमेंट विच इज टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। देन वी हैव द सेंडाई फ्रेमवर्क एंड यूएनईपी कूल कोएलिशन। ठीक है, इसमें से अगर दो भी याद कर लोगे सो इट विल बी मोर देन इनफ। इन कंक्लूजन, आप जब भी अपने आंसर्स का कंक्लूजन लिख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी काफी बार अपने आंसर राइटिंग सेशंस में भी आपको बताया कि क्या पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं। सो वन मेथड ऑफ कंक्लूडिंग इज यूजिंग द एसडीजी, कि अगर हम ये मेजर्स लेंगे इट ऑल्सो अलाइंस विद द फॉलोइंग एसडीजीज लाइक एसडीजी 3, 11, 13, 8। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर लाइक व्हाट इज एसडीजी 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एसडीजी 13, क्लाइमेट एक्शन, एसडीजी 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, now let's move on to the next editorial, which is from, yes, this is a mind map. Okay, you can have a look at it. Like we talked about the causes of heat waves, we talked about it impacts, health impacts, economic impacts, impact on migrants, women, elderly, children, etc. Then we talked about the solutions, national and local strategy, short term solutions, long term solutions, national international initiatives, and finally a conclusion where we talked about SDG 3, 8, 11, 13. अभी सोचो क्या होता है SDG 3, 8, 11, 13। Now अब चलते हैं दूसरे एडिटोरियल पे, विच इज वर्क इन द मशीन एज। ओके, देयर आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। तो इस सिनेरियो में जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस? In the context of increasing automation and AI integration, critically analyze its impact on employability in India. Suggest measures to address these challenges. ठीक है, आई थिंक ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया, यही बातें हमें करनी है। ओके, सो फर्स्ट इज इंडिया एक लूमिंग एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और ऊपर से क्या हो रहा है कि एआई की वजह से ऑटोमेशन हो रहा है, तो और कम एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों का। सो इंडियन एक्सप्रेस का ये जो एडिटोरियल है, ओवर 80% ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडियंस आर यूथ। ओके, बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। एंड 1 in 3 इज डिसएंगेज फ्रॉम बोथ एजुकेशन एंड वर्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेट करता है कि एआई और ऑटोमेशन में डिस्प्लेस 85 मिलियन जॉब्स ग्लोबली बाय 2025। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रहा है कि जो एआई और ऑटोमेशन है इससे 85 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं बाय 2025 वाइल क्रिएटिंग, और साथ में लेकिन 97 मिलियन न्यू रोल्स। तो आपको वो न्यू स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास वो न्यू स्किल्स है तो आपके एम्प्लॉयमेंट में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो यू विल बी अनएम्प्लॉयड। What are the challenges to this? Job displacement in routine and low skill work. So automation of blue collar jobs जैसे कि warehouse operations, robotics, Tesla's, giga factories, etc. तो इसकी वजह से job displacement होगा। In India, MSMEs and manufacturing units face rising automation, risking mass employment without unemployment without reskilling. ओके, सो हमने हमेशा पढ़ा है कि एमएसएमईज को प्रमोट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि एमएसएमईज ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? उनको रीस्किल भी नहीं कर रहे हो आप बस उन्हें हटा दे रहे हो। व्हाट अबाउट देम? नाउ स्किल पोलराइजेशन, मिड लेवल रूटीन जॉब जैसे कि क्लेरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब श्रिंक हो रही है क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन से हो रहा है। इनफैक्ट आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट वार्न्स ऑफ अ जॉब पोलराइजेशन ट्रैप, मोर डिमांड फॉर हाई स्किल एंड लो पे जॉब्स बट फ्यूअर इन द मिडिल। ठीक है, तो मिडिल लेवल ये जो चीजें हैं ये सब तो हमारी मशीन्स वगैरह ही कर ले रहे हैं, तो इनकी नीड ही नहीं है। देन लैक ऑफ एआई रेडीनेस, तो प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन में भी आप इस तरह की चीजें नहीं सिखा रहे हो, तो लोगों के पास कहाँ से सीखेंगे वो लोग? एसर रिपोर्ट, डिजिटल लिटरेसी इन रूरल यूथ रिमेन्स बिलो 40%। देन करिकुलम रिजिड है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, आप ये सब चीजें सिखा ही नहीं रहे हो, तो आगे जाके उन बच्चों को वो सब नहीं आएगा। अनइक्वल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड, फिर डिजिटल डिवाइड भी है, लोगों के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है। लाइक ओनली एनएसएसओ 2019 के हिसाब से सिर्फ 23% इंडियन हाउस होल्ड हैड एक्सेस टू द इंटरनेट। अब अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो वो इंसान वो स्किल कैसे सीखेगा? नेक्स्ट इज चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, गिग वर्क एंड फ्रीलांसिंग राइज, उबर स्विगी बट लैक सोशल सिक्योरिटी। तो देखो इसकी वजह से जो चेंजिंग वर्क जो प्रोफाइल है आपकी वो तो चेंज हो रही है, बट उसमें इतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इट इज फ्रीलांसिंग वर्क। जब फ्रीलांसिंग होता है तो आपको कंपनी की तरफ से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं।
Algorithms increasingly control tasks, creating a digital terrorism that limits worker agency. वे फॉरवर्ड क्या होता है, एआई और डेटा। अब देखो हमने क्या बोला सबसे पहले, इस रिपोर्ट ने बताया कि डेटा लिटरेसी नहीं है, तो आप वो करो जैसे कि इंट्रोड्यूस एआई मॉडल्स इन एनईपी 2020, प्रमोट मीटीज रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। यूके का नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एजुकेशन से भी हम सीख सकते हैं। फोकस ऑन ह्यूमैनिक्स, जैसे कि जोसेफ आउंस मॉडल, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, तो ये बता रहे हैं कि स्किल्स और मशीन्स, ऐसी स्किल्स हम सिखा सकते हैं लोगों को जो मशीन्स रिप्लेस ना करें। ओके, देन क्रिएटिविटी, एथिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पे हमको फोकस करना है। देन फ्लेक्सिबल एंड स्टैकेबल लर्निंग मॉडल्स, तो मॉड्यूलर सर्टिफिकेशन, जैसे कि आप इस तरह के कुछ कोर्सेज वगैरह के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। कोर्सेरा, एआई, चैट जीपीटी, ये सब जो भी स्किल्स होते हैं लोग वो वहां से सीख सकते हैं। सिंगापुर स्किल्स फ्यूचर मॉडल ऑफर्स क्रेडिट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड माइक्रो क्रेडेंशियल, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ का, ये आपकी प्रोफाइल में ना क्रेडिट देता है आपको अगर आप लाइफ लॉन्ग इस तरह की चीजें सीख रहे हो। देन डिजिटल डिवाइड, जैसे कि पीएम वाणी को आप लीवरेज करो डिजिटल डिवाइड ब्रिज करने के लिए। अफोर्डेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ स्पेशली फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देन क्रॉस डिसिप्लिनरी करिकुलम आपको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर आप डिजिटल एजुकेशन, एआई, ये सब भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, एआई मेडिसिन, लॉ, जर्नलिज्म एक्सेट्रा। ह्यूमन सेंट्रिक एआई रेगुलेशन बहुत जरूरी है, एआई फॉर ऑल फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। लर्न फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट, रिस्क बेस्ड एआई क्लासिफिकेशन प्लस रोबस्ट कंप्लायंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, जब मैंने वे फॉरवर्ड लिखा है, इट इज बीइंग सब्सटैंशिएटेड विद एग्जांपल्स, विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं उसमें भी आपको यही करना है, पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है, आइदर विद डेटा, एग्जांपल्स, रिपोर्ट, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। नाउ कंक्लूजन, एआई का इम्पैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट पे है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं है, डीपली ह्यूमन भी है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा अगर आपने अभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तो एक ह्यूमन सेंटर्ड, इंक्लूसिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, कंबाइनिंग रेगुलेशन, एजुकेशन रिफॉर्म एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द माइंड मैप फॉर दिस। So what were the challenges? Okay, so job displacement, skill polarization, education gap, digital divide, etc. Global trends we have from World Economic Forum, ILO, etc. Then what can be the solution? So AI in education, research. Then we can focus on Northeastern University प्रेसिडेंट जिन्होंने हाईलाइट किया कि आप एथिकल, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टीच स्किल्स एक्सेट्रा, दैट इज ह्यूमैनिक्स अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह के टर्म्स अगर आप यूज करेंगे लाइक ह्यूमैनिक्स अप्रोच एक्सेट्रा, तो दैट इज, ये आपके आंसर्स को यूनिक बनाने वाला है। सो this was all about today's editorial analysis. I hope you all are liking this initiative. Do like, share and subscribe the video, and thank you for watching this.